नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों, राम राम सा। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों राजस्थान का अपोहा तंत्र या बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र में पढ़ रहे थे दोस्तों चंबल नदी के बारे में। कल की जो अपनी पूरी वीडियो क्लास थी दोस्तों वह चंबल नदी पर आधारित थी या चंबल नदी का जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है दोस्तों भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में। आइए दोस्तों हम अपनी चंबल नदी के बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं। अपना जो विषय चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, वह राजस्थान ज्योग्राफी में चल रहा है दोस्तों। और राजस्थान ज्योग्राफी में चल रहा है अपना रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। अपना पढ़ने का जो बिंदु चल रहा है वो कौन सा चल रहा है दोस्तों? रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। काफी लंबे समय से चल रहा है दोस्तों ये टॉपिक, क्योंकि राजस्थान का अपोहा तंत्र एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। वैसे करवाने को तो दोस्तों मैं एक दिन में भी पूरा अपोहा तंत्र करवा दूंगा आपको, यानी इसमें अरब सागर का अपोहा तंत्र, आंतरिक अपोहा तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र, ये तीनों दोस्तों मैं एक ही वीडियो क्लास में पढ़ा दूंगा आपको, केवल 60 मिनट में ही या 1 घंटे की वीडियो क्लास में ही दोस्तों। लेकिन मैंने आपके सामने कितनी वीडियो क्लासें डाल दी है इसके बारे में, यानी ये दोस्तों आज 7वीं वीडियो क्लास होने जा रही है राजस्थान के अपोहा तंत्र पर, जिसमें कई क्लास बड़ी है 50 मिनट के आसपास है और कई क्लासें दोस्तों 40 मिनट या 30 मिनट के आसपास की हैं। इतना समय क्यों लग रहा है दोस्तों? क्योंकि राजस्थान का अपोहा तंत्र मैं आपको बारीकी से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। इसका कंटेंट विश्व के साथ जोड़ के पढ़ा रहा हूं, भारत के साथ जोड़ के पढ़ा रहा हूं, ताकि दोस्तों आपको और कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। अपोहा तंत्र या नदियों से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट या इसकी पूरी जानकारी दोस्तों आपको एक ही बार में सीखने को मिल जाए और बार बार भी मुझे दोस्तों इतना पढ़ाने के लिए बार बार अलग अलग वीडियो क्लासें ना डालना पड़े। इसलिए दोस्तों मैंने एक ही बार में पूरे अपोहा तंत्र को क्लियर करवाने की कोशिश की है। इसलिए दोस्तों ये ज्यादा वीडियो क्लासें डाल दी गई है, तो आप ध्यान देकर पढ़े, निश्चिंत होकर पढ़े। आपको महत्वपूर्ण कंटेंट पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम के लिए उपयोगी है। यानी आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में अपोहा तंत्र से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में दोस्तों जानकारी दी जाएगी। यहां पर आप केवल ध्यान देकर पढ़ें। रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं अपोहा तंत्र। प्रत्येक वीडियो क्लास में ये बात बता रहा हूं कि इसे हिंदी में अपोहा तंत्र या राजस्थान की नदियां कहा जाता है। राजस्थान की नदियां पढ़ रहे हैं, झीलें भी हालांकि इसी का एक टॉपिक माना जाता है, अपोहा तंत्र का ही। इसमें दोस्तों अपन तीसरा अपोहा तंत्र पढ़ रहे हैं, यानी बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र राजस्थान के कुल अपोहा तंत्र का 23% है। कल भी बताई थी ये बात, आज फिर बता रहा हूं दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र राजस्थान के कुल अपोहा तंत्र का 23% है। अरब सागर 17% है और आंतरिक अपोहा तंत्र 60% है, यानी आंतरिक अपोहा तंत्र सबसे बड़ा है। इसके बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों अपन चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में अध्ययन किया जा रहा है दोस्तों, चंबल नदी, जिसके बारे में कल हमने इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी हासिल की है। या चंबल नदी के बारे में जैसे मैंने इसके उद्गम स्थल के बारे में आपको बताया, चंबल नदी के क्या क्या उपनाम है उनके बारे में बताया, चंबल नदी कहां जाके समाप्त होती है इसके बारे में बताया आपको। राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी की क्या स्थिति बनती है, किस प्रकार से राजस्थान में से बहकर आगे उत्तर प्रदेश की ओर जाती है और यमुना नदी में मिलती है, वो सारी जानकारी दोस्तों मैंने आपको कंटेंट के माध्यम से क्लियर करवाई है। इसलिए दोस्तों अपन एक बारीकी से संक्षिप्त नजर देखते हैं दोस्तों कल की बातों पर, उसके बाद में ही दोस्तों अपन आगे अध्ययन करेंगे। आइए, जैसे चंबल नदी को राजस्थान में यहां पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए अपना राजस्थान का मानचित्र है, ये देख लीजिए दोस्तों राजस्थान का मानचित्र, और राजस्थान के मानचित्र में आप चंबल नदी देखें। चंबल नदी दोस्तों यहां से निकलती है महू प्रदेश से, महू से नहीं निकलती, महू से तो माही नदी निकलती है। ये नदी निकलती है दोस्तों जाना पाव की पहाड़ी से, और जाना पाव की पहाड़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। जाना पाव की पहाड़ी से निकलकर दोस्तों ऐसे ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में जिस स्थान पे दोस्तों ये नदी प्रवेश करती है उसे 84गढ़ स्थान कहा जाता है, और ये 84गढ़ स्थान राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है भाई। यहाँ 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से बहने के बाद में कोटा, बूंदी और डांग क्षेत्र यानी धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में बहती हुई इधर दोस्तों ये आगे की ओर निकल जाती है ये नदी,
और इधर से एक यमुना नदी आ रही है जिसमें जाके ये अपना जल डाल देती है। यमुना नदी में दोस्तों चंबल नदी जिस स्थान पर जल ले जाके डालती है उस स्थान का नाम है इटावा। क्या नाम है भाई? इटावा। उत्तर प्रदेश में है ये इटावा। तो चंबल नदी का मुहाना तो हो गया इटावा, चंबल नदी का उद्गम हो गया जानापाव की पहाड़ी। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है भाई, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। तो इन 6 जिलों का भी ध्यान रखना। यहाँ यह भी ध्यान रखना कि चंबल नदी कोटा और बूंदी जिलों के बीच में सीमा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, और ध्यान क्या रखोगे आप? चंबल नदी की लंबाई के बारे में ध्यान रखोगे आप। चंबल नदी की जो लंबाई है वो मैंने कल आपको बताई थी 1051 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 322 किलोमीटर है। पहले ये आंकड़े अलग अलग थे। पहले चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर मानी जाती थी और राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर मानी जाती थी। लेकिन जो वर्तमान आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े हैं, उनके अनुसार चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है वर्तमान में, और राजस्थान में चंबल नदी बहती है दोस्तों 322 किलोमीटर। इनके अलावा कल मैंने आपको बताया था कि चंबल नदी पर एक जलप्रपात है, चूलिया जलप्रपात, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसी के साथ मैंने भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया था आपको, जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात, जोग या गरसोपा जलप्रपात कहते हैं। साथ ही मैंने आपको दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी बता दिया था कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, साल्टो एंजिल, जो वेनेजुएला देश में है, 979 मीटर ऊंचा है और कैरो नदी पर है। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है महात्मा गांधी, वो कर्नाटक में शरावती नदी पर है, 255 मीटर ऊंचा है। और राजस्थान का जो चूलिया जलप्रपात है वो 18 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो जलप्रपात है राजस्थान के महत्वपूर्ण जलप्रपात है वो सभी मैंने दोस्तों आपको बताए थे। जैसे अरना झरना जलप्रपात जोधपुर में है, दमोह जलप्रपात धौलपुर में है, भीमताल जलप्रपात बूंदी जिले में मांगली नदी पर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार सभी प्रकार के जलप्रपात बता दिए थे। एक मैंने आपको बताया था दोस्तों उत्खात भूमि के बारे में या बीहड़ भूमि के बारे में और अवनालिका अपर्दन के बारे में। अवनालिका अपर्दन दोस्तों चंबल नदी के द्वारा किया जाता है, गहरी नालियां बना दी जाती हैं। सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन राजस्थान के कोटा जिले में होता है और भारत में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी चंबल को ही माना जाता है। यदि बीहड़ भूमि की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर जिले में है, जबकि प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि धौलपुर जिले में देखने को मिलेगी आपको। या बीहड़ पर्यटन जिला किसे कहते हैं तो धौलपुर सही आंसर होगा दोस्तों। डांग क्षेत्र में राजस्थान के 3 जिले आते हैं। डाकों का क्षेत्र है दोस्तों, डकैतों का क्षेत्र है ये, जो चंबल के बीहड़ों में स्थित है। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को डांग क्षेत्र कहते हैं। इनमें से दोस्तों जो करौली जिला है उसे डांग की रानी कहा जाता है। इन सभी बातों का भी आप ध्यान रखें। सभी नदियों की दोस्तों मैंने नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से लंबाई बताई थी आपको। जैसे चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है, बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है, जो अपनी माही नदी है, माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है, साबरमती नदी की लंबाई 416 किलोमीटर है, और जो आपकी घग्गर नदी है, घग्गर नदी की लंबाई मैंने बताई थी आपको 465 किलोमीटर है। या जो कांतली नदी है उसकी लंबाई दोस्तों 100 किलोमीटर है, और जो काकने नदी है अपनी जो पश्चिमी राजस्थान में बहती है उसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। और दोस्तों जो लूणी नदी है, लूणी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है। ये नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से है। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं अपन चंबल नदी के बारे में और जो नई जानकारियां हैं जो हमें पढ़नी है। तो यहां देखिए दोस्तों चंबल नदी का, अब यहां तो आपको संक्षिप्त देखना है। ये तो स्वरूप है अपने राजस्थान के हिसाब से कि चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के इन 6 जिलों में बहती है और उत्तर प्रदेश में जाके यमुना में मिल जाती है। इसके आगे की बात करते हैं। यहां देखिए दोस्तों, जैसे चंबल नदी यहां से निकलती है भाई, चंबल नदी, ये पहाड़ियां है भाई, इन पहाड़ियों को कहा जाता है भाई जानापाव की पहाड़ियां। यही पहाड़ियां हैं जानापाव की पहाड़ियां। ऐसे मान लीजिए दोस्तों यहां से निकलती है आपकी ये चंबल नदी, इस प्रकार से ध्यान देके पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं सामने दोस्तों। चंबल नदी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे पढ़ाए जाएंगे आपको, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाएगा दोस्तों। तो ध्यान बनाए रखें, अपना फोकस बोर्ड पर बनाए रखें। चंबल नदी का उद्गम इस जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के आसपास में पड़ती है। ये नदी दोस्तों यहां समाप्त हो जाती है उत्तर प्रदेश में। जैसे मान लीजिए ये आपकी यमुना नदी हो गई, इस यमुना में आके गिर जाती है
और जिस स्थान पे यमुना में आके मिलती है उसे इटावा कहा जाता है भाई। यमुना नदी में गिर जाती है, यमुना नदी में, इटावा उत्तर प्रदेश के निकट, और नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है। अब दोस्तों कुछ टॉपिक्स की अपन बात कर चुके हैं, उनके अलावा दोस्तों चंबल नदी के बारे में अपन बात करेंगे। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदियां। चंबल नदी की सहायक नदियां, चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चंबल नदी की दोस्तों अनेक सहायक नदियां हैं। मुख्य रूप से चंबल की 14 सहायक नदियां बताई जाती है भाई। मुख्य रूप से चंबल की कितनी सहायक नदियां बताई जाती है? 14 सहायक नदियां बताई जाती है। ये राजस्थान में दोस्तों एक क्वेश्चन भी बनता है कि सर्वाधिक सहायक नदियां, सर्वाधिक सहायक नदियों वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी है भाई। राजस्थान में सबसे ज्यादा सहायक नदियां कौन सी नदी को देखने को मिलती है? चंबल नदी की देखने को मिलती है। और चंबल नदी की दोस्तों 14 सहायक नदी है। दोस्तों ये इस बार राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछ लिया गया था कि चंबल नदी की सहायक नदियां बताइए, कुल कितनी संख्या है उनकी। तो मुख्य रूप से चंबल नदी की सहायक नदियों को 14 भागों में बांटा गया है, या 14 सहायक नदियां हैं जो चंबल में जल लाकर डालती है। जैसे मुख्य नदियां देखते हैं अपन चंबल की। चंबल की जो सबसे मुख्य नदी है दोस्तों वह है बनास नदी। पहले बाएं किनारे की पढ़ लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों दाएं किनारे की नदियां पढ़ लेंगे। तो बाएं किनारे की नदियों में देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहां है अपने राजस्थान में दोस्तों राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में, कौन से जिले में भाई? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में दोस्तों एक पहाड़ी है जिसका नाम है खमनोर की पहाड़ी। क्या नाम है भाई? खमनोर की पहाड़ी। इस खमनोर की पहाड़ी से दोस्तों एक नदी निकलती है, इस प्रकार से बहती है दोस्तों। एक खमनोर की पहाड़ी से निकल के ये चंबल नदी की तरफ, और खमनोर की पहाड़ी से निकलकर दोस्तों ये नदी अपना जल इस चंबल में डाल देती है। और खमनोर की पहाड़ी से निकलने वाली इस नदी का नाम है दोस्तों बनास नदी। क्या नाम है भाई? बनास नदी। चंबल नदी में बाईं तरफ से जल लाकर डालने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है बनास नदी, जिसे वर्णासा नदी कहा जाता है, या वन की आस कहा जाता है, या पूर्ण रूप से राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों ये बनास नदी। तो बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। बनास नदी यहां से निकलने के बाद में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और ये दोस्तों सवाई माधोपुर। यहां सवाई माधोपुर में दोस्तों एक स्थान है, उसका नाम है रामेश्वरम। सवाई माधोपुर में एक स्थान है, उसका क्या नाम है भाई? रामेश्वरम स्थान है। इस रामेश्वरम स्थान और राजस्थान का सवाई माधोपुर जिला, यहां बनास नदी अपना जल किस में डाल देती है भाई? चंबल में डाल देती है। यह भी कह सकते हैं बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी, जो कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, और यह नदी रामेश्वरम सवाई माधोपुर में आके इस चंबल में मिल जाती है। बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है। बनास नदी की टोटल लंबाई कितनी है भाई? 512 किलोमीटर। अब दोस्तों बनास नदी के बारे में अपन केवल यहां इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि यदि पूरा दोस्तों अपन बनास नदी के बारे में पढ़ने लगे ना तो आज की पूरी वीडियो क्लास दोस्तों इसी पर आधारित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राजस्थान में दोस्तों बनास नदी पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। तो इसके बारे में भी दोस्तों अनेक प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस बनास नदी के बारे में एक बार डिटेल से अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल सहायक नदियों की दृष्टि से बनास का सामान्य परिचय देख लेते हैं कि बाएं किनारे से आकर चंबल में मिलने वाली मुख्य नदी बनास है, और बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, जो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। ये नदी राजस्थान के इन 6 जिलों में बहती हुई सवाई माधोपुर में रामेश्वरम में जाके चंबल नदी में मिल जाती है। यहां ध्यान रखना दोस्तों, रामेश्वरम में चंबल, बनास और एक दोस्तों इधर मध्य प्रदेश की पहाड़ियों से एक और नदी निकल कर आती है, छोटी नदी, जिसे दोस्तों सीप नदी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सीप नदी। तो ये सीप नदी निकल कर आती है इसी रामेश्वरम स्थान पर दोस्तों, और यहां त्रिवेणी संगम बढ़ जाता है भाई। कौन सा संगम बढ़ जाता है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी, त्रि यानी 3 वेणियों का समूह है, संगम यानी मिलन स्थल। ऐसा स्थान जहां पर 3 वेणियां मिलती है, 3 धाराएं मिलती है, या 3 नदियां मिलती है, उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम दोस्तों बनास नदी ही बनाती है।
जो सबसे इंपॉर्टेंट त्रिवेणी संगम है वो दो है राजस्थान में। एक तो ये रामेश्वरम है जो सवाई माधोपुर में है, यहां पर सीप, चंबल और बनास, ये तीनों नदियां मिलकर दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाती हैं। एक महत्वपूर्ण त्रिवेणी संगम दोस्तों अपने राजस्थान के डूंगरपुर जिले में आपको देखने को मिलता है, जहां पर माही नदी पर त्रिवेणी संगम बनता है। माही नदी में दो नदियां और आके मिलती है दोस्तों, एक का तो नाम है सोम नदी और एक का नाम है जाखम नदी। तो माही, सोम और जाखम ये तीनों नदियां मिलकर डूंगरपुर जिले के दोस्तों नवाटापुरा गांव में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। नवाटापुरा गांव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है माही नदी पर त्रिवेणी संगम कौन से जिले में बनता है? डूंगरपुर जिले में। कौन से स्थान पर बनता है? डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव में बनता है। तो दो त्रिवेणी संगम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब तक सबसे ज्यादा बार यदि किसी त्रिवेणी संगम के बारे में राजस्थान में क्वेश्चन पूछा है ना दोस्तों, तो या तो पूछा आपको नवाटापुरा डूंगरपुर वाले त्रिवेणी संगम के बारे में, और यह पूछा है दोस्तों आपको इस रामेश्वरम के बारे में। रामेश्वरम के बारे में ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रामेश्वरम में कौन सी तीन नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती हैं? तो एक तो चंबल है, एक बनास है और एक सीप है। बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से आती है, चंबल जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से आती है और सीप दोस्तों मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों से आती है। तो ये तीनों नदियां मिलकर यहां त्रिवेणी संगम बनाती है। जो डूंगरपुर वाला त्रिवेणी संगम है उसके बारे में यह पूछा जाता है कि माही नदी राजस्थान में त्रिवेणी संगम कहां बनाती है? डूंगरपुर जिले में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डूंगरपुर जिले के कौन से गांव में त्रिवेणी संगम बनाती है? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर का है, उस नवाटापुरा गांव में त्रिवेणी संगम बनाती है। तीसरी बात, माही नदी में कौन सी दो और नदियां आके एक जगह मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है? वो दो नदियां हैं, एक तो सोम नदी और एक जाखम नदी। क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, सोम कागदर परियोजना कौन से जिले की परियोजना है? राजस्थान के उदयपुर जिले की परियोजना है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सोम कमला अंबा परियोजना कौन से जिले की परियोजना है, तो दोस्तों डूंगरपुर जिले की है। ध्यान रखना, सोम कागदर उदयपुर की है सोम नदी पर, सोम कमला अंबा ये डूंगरपुर की है दोस्तों, सिंचाई परियोजना है। एक जाखम परियोजना का भी ध्यान रखना आप, जाखम परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की है। और जाखम नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जाखम नदी पर दोस्तों जाखम बांध है और वो प्रतापगढ़ जिले के दोस्तों जाखमपुरा गांव में या अनोपपुरा गांव में है। वो जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है भाई, एक 81 मीटर, केवल 81 मीटर ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भाई? जाखम बांध है। कितने मीटर ऊंचा है? 81 मीटर ऊंचा है। कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है भाई माही बजाज सागर बांध, जो बांसवाड़ा जिले के बोरकुंड गांव में है भाई। कहां पर है? बांसवाड़ा जिले के बोरकुंड गांव में। बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध, जमनालाल बजाज के नाम पर। क्वेश्चन पूछा गया है माही बजाज सागर बांध में, बांध किसके नाम पे इसका नामकरण किया गया है? जमनालाल बजाज के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और जमनालाल बजाज को दोस्तों गांधी जी का 5वां पुत्र कहते हैं। मूल रूप से दोस्तों गांधी जी के 4 बेटे थे और ये जो 5वां बेटा है गांधी जी का, वो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। जमनालाल बजाज के नाम पर ही माही बजाज सागर बांध का नामकरण किया गया है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा गांव पर है। यह बांध दोस्तों लगभग 3 किलोमीटर लंबा है या 3000 मीटर लंबा बांध है, इसलिए दोस्तों इसे राजस्थान का सबसे लंबा बांध माना जाता है। तो सबसे लंबा बांध तो कौन सा हो गया भाई? माही बजाज सागर बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो गया? राजस्थान का जाखम बांध हो गया। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों टिहरी बांध, जो उत्तराखंड राज्य में टिहरी नदी पर है। उत्तराखंड राज्य में टिहरी स्थान पर भागीरथी नदी पर है। टिहरी स्थान पर भागीरथी नदी पर है टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा माना जाता है भाई? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो भारत के ओडिशा राज्य में है महानदी पर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? आगे ध्यान दे दोस्तों। तो दोनों त्रिवेणी संगमों का आप ध्यान रखना। तो बाएं किनारे की सहायक नदी तो हो गई भाई। अब देखते हैं अपन दाएं किनारे से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। दाएं किनारे से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में दोस्तों जैसे देख लीजिए, यहां मध्य प्रदेश में, आपके इस मध्य प्रदेश में दोस्तों एक बागली गांव की पहाड़ी है भाई। कौन से गांव की पहाड़ी है? बागली गांव की पहाड़ी है, बागली पहाड़ी। और ये बागली गांव की पहाड़ी भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है
और ये विंध्याचल पर्वतों का ही हिस्सा मानी जाती है। इस बागली गांव की पहाड़ी से दोस्तों एक नदी आकर मिलती है, इस चंबल नदी में, और इस नदी का नाम है दोस्तों काली सिंध नदी। इस नदी का क्या नाम है भाई? काली सिंध नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी दोस्तों, काली सिंध पूछ ले जाए आपसे। काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? बागली गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से काली सिंध नदी का उद्गम होता है। यह काली सिंध नदी राजस्थान में चंबल नदी में कहां आकर मिल जाती है? चंबल नदी में दोस्तों जिस स्थान पे आकर मिलती है ना, उस स्थान का नाम है नानेरा। उस स्थान का क्या नाम है भाई? नानेरा। और ये नानेरा स्थान राजस्थान के कोटा जिले में है। यह कह सकते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश में बागली गांव की पहाड़ी से निकलती है और राजस्थान में झालावाड़ में बहती हुई यह नदी नानेरा कोटा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। आप इसे काली सिंध नदी के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, तो राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों रायपुर स्थान से, और ये रायपुर स्थान राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। JH मतलब झालावाड़। 3 क्वेश्चन बढ़ते हैं यहां। दाईं ओर से आकर मिलने वाली चंबल की प्रमुख सहायक नदी बताइए। दाईं ओर से आकर मिलने वाली चंबल की प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों काली सिंध नदी, और काली सिंध नदी बागली गांव की पहाड़ी से निकलती है, जो मध्य प्रदेश राज्य में विंध्याचल पर्वतों का हिस्सा मानी जाती है। बागली गांव की पहाड़ी से निकलकर राजस्थान के दोस्तों झालावाड़ के रायपुर स्थान से प्रवेश करती है राजस्थान में काली सिंध नदी, और दोस्तों यह नदी नानेरा कोटा में आके चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल की दूसरी प्रमुख सहायक नदी देखें, उस नदी का नाम है दोस्तों आहू नदी। उस नदी का क्या नाम है भाई? आहू नदी। ये जो आहू नदी है यह भी दोस्तों मध्य प्रदेश से ही निकलती है, और मध्य प्रदेश में दोस्तों सुसनेर स्थान से निकलती है भाई। कौन से स्थान से निकलती है? सुसनेर स्थान से। मध्य प्रदेश के सुसनेर स्थान से आहू नदी निकलती है, और ये आहू नदी दोस्तों इस काली सिंध में आके मिल जाती है भाई। किस में आके मिल जाती है? इस काली सिंध नदी में आके मिल जाती है। काली सिंध नदी में आके जिस स्थान पे आहू नदी मिलती है ना दोस्तों, उस स्थान का नाम है गागरोनगढ़। इस स्थान का क्या नाम है भाई? गागरोनगढ़। और ये गागरोनगढ़ राजस्थान के झालावाड़ में है भाई। गागरोनगढ़ कहां पर है? राजस्थान के झालावाड़ में। दोबारा देखिए, आहू नदी का उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। आहू नदी काली सिंध की सहायक नदी है, और आहू नदी अपना जल पहले काली सिंध में डालती है, और काली सिंध के साथ अपना जल दोस्तों चंबल नदी में ले जाती है। चंबल अपना जल दोस्तों यमुना में ले जाती है, यमुना अपना जल गंगा में डाल देती है, और गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। इस प्रकार से दोस्तों चंबल और इसकी सहायक नदियां बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र की नदियां मानी जाती हैं। आहू नदी के बारे में एक और ध्यान रखना, आहू नदी दोस्तों राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? राजस्थान में आहू नदी जिस स्थान से प्रवेश करती है उसका नाम है दोस्तों नंदपुरा। क्या नाम है भाई उस गांव का? नंदपुरा गांव है, और यह भी राजस्थान के झालावाड़ जिले में है भाई। आहू नदी झालावाड़ जिले के नंदपुरा स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। आहू नदी मध्य प्रदेश में सुसनेर क्षेत्र से निकलती है, जो विंध्याचल का हिस्सा मानी जाती है। आहू नदी गागरोनगढ़ में आकर काली सिंध नदी में मिल जाती है भाई। किसमें मिल जाती है? काली सिंध नदी में। इसके अलावा दोस्तों इसकी अन्य सहायक नदी देखिए आप, परवन देखिए दोस्तों, परवन नदी भी दोस्तों मध्य प्रदेश में निकलती है, और मध्य प्रदेश में दोस्तों ये मालवा से निकलती है भाई। मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश में दोस्तों मालवा के पठार से निकलती है ये आपकी परवन नदी। ये इस प्रकार से दोस्तों परवन, ये है दोस्तों आपकी परवन नदी, और ये परवन भी दोस्तों अपना जल काली सिंध नदी में लाके ही डालती है। मालवा के पठार मध्य प्रदेश से निकलती है परवन नदी, परवन यहां से निकलती है, और ये दोस्तों राजस्थान में जिस स्थान से प्रवेश करती है परवन नदी, उस स्थान का नाम है दोस्तों खरीबोर। क्या नाम है भाई? खरीबोर, और खरीबोर राजस्थान के झालावाड़ जिले में है भाई। परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकलती है। क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, मालवा का पठार भारत के कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में। यहां आप एक चीज ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों, आपको एक चीज ज्यादा नोटिस हो रही है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, और चंबल भी मध्य प्रदेश। चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है। सुसनेर
सुसनेर मध्य प्रदेश से आहू नदी निकलती है। बागली गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से ये काली सिंध नदी निकलती है। और मालवा का पठार मध्य प्रदेश से यह आपकी परवन नदी निकलती है। यानी दोस्तों चंबल और इसकी दाईं ओर से आकर मिलने वाली जो सहायक नदी है ना, वो ज्यादातर नदियां दोस्तों मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं, क्योंकि इसके निकट दोस्तों मध्य प्रदेश में एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपको मैंने कल बताई थी दोस्तों कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दक्षिणी भारत को उत्तरी भारत से अलग करती है। यह मुख्य रूप से भारत के 3 राज्यों में है भाई, या 4 राज्यों में देखने को मिलती है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। बिहार में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को दोस्तों कैमूर की पहाड़ियां कहा जाता है। पूछ लिया जाता है कैमूर की पहाड़ियां कहां पर है, बिहार राज्य में है। आपसे पूछ ले भानेदर की पहाड़ियां कहां पर है, भानेदर की पहाड़ियां है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में और पूर्वी मध्य प्रदेश में। आपसे पूछ ले कि इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं को मुख्य रूप से विंध्याचल कहां कहा जाता है, तो दोस्तों गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसे विंध्याचल के नाम से जाना जाता है। तो विंध्याचल, भानेदर, कैमूर, ये इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के ही उपनाम देखने को मिलते हैं। ध्यान रखें, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सद्भावना चोटी या गॉडविन पीक के नाम से जाना जाता है, इसे गॉडविल पीक के नाम से। तो ध्यान दे, दोबारा देखें, चंबल की सहायक नदियां, बाईं ओर से आकर मिलने वाली चंबल की प्रमुख सहायक नदी है भाई बनास। बनास खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है, 512 किलोमीटर बहती है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और सवाई माधोपुर, रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। बनास, चंबल और सीप यहाँ तीनों मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। एक त्रिवेणी संगम के बारे में मैंने आपको और बताया है, वो दोस्तों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में है, जहां माही, सोम और जाखम मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। दाईं ओर से आकर मिलने वाली चंबल की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखते हैं। दाईं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों काली सिंध नदी। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतों के बागली गांव की पहाड़ी से निकलती है। यह काली सिंध नदी राजस्थान में रायपुर, झालावाड़ से प्रवेश करती है और दोस्तों नानेरा, कोटा में आके चंबल में मिल जाती है। इसी काली सिंध नदी में दोस्तों एक आहू नदी भी आकर मिलती है। आहू नदी का उद्गम सुसनेर मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में आहू नदी नंदपुरा गांव, झालावाड़ से प्रवेश करती है और झालावाड़ के गागरोनगढ़ दोस्तों झालावाड़ में है, जलदूर का उदाहरण है। जलदूर के बारे में भी आगे बताएंगे आपको। तो गागरोनगढ़ के निकट आहू नदी काली सिंध में आके मिल जाती है, यानी काली सिंध और आहू का मिलन स्थल क्या है भाई, गागरोनगढ़। इसी काली सिंध में दोस्तों एक और मुख्य नदी आकर मिलती है, उसका नाम है परवन नदी। परवन नदी भी मध्य प्रदेश में मालवा के पठार से निकल कर आती है, राजस्थान में झालावाड़ के खरीबोर स्थान से दोस्तों प्रवेश करती है और दोस्तों ये इधर कोटा के निकट पलायता नामक स्थान के पास में आके इस परवन नदी में मिल जाती है। चंबल में आकर मिलने वाली और एक जो अन्य सबसे महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है दोस्तों पार्वती नदी। क्या नाम है भाई, पार्वती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी, ध्यान रखना दोस्तों। पार्वती नदी का उद्गम होता है दोस्तों सेहोर क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से होता है भाई, सेहोर क्षेत्र से। और ये सेहोर क्षेत्र भी भाई भारत के मध्य प्रदेश राज्य में ही है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि चंबल में दाईं ओर से आकर मिलने वाली अधिकांश नदियां दोस्तों मध्य प्रदेश से ही आती है। कहां से आती है, मध्य प्रदेश से और विंध्याचल पर्वतों से या मालवा के पठार से आती है। तो पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सेहोर क्षेत्र से होता है भाई। ये पार्वती नदी यहां से निकलकर दोस्तों यहां आ जाती है, यानी डायरेक्ट चंबल में डालती है अपना जल पार्वती नदी। सेहोर क्षेत्र से निकलने के बाद में, सेहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से निकलने के बाद भाई ये 12 में प्रवेश करती है। प्रवेश कहां पर करती है ये, 12 में। और 12 जिले में जिस स्थान पर प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है भाई करियाहट। 12 पार्वती नदी राजस्थान में 12 जिले के करियाहट स्थान से प्रवेश करती है या राजस्थान में एंट्री रहती है। और ये जो पार्वती नदी है दोस्तों, ये अपना सवाई माधोपुर का दोस्तों एक स्थान है, उसका नाम है पड़िया। कोटा और सवाई माधोपुर के सीमा क्षेत्रों में है दोस्तों पड़िया स्थान। यहां पर यह पार्वती नदी अपना जल किसमें डाल देती है भाई, चंबल नदी में डाल देती है। दोबारा देखें, पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में सेहोर क्षेत्र से होता है। पार्वती नदी राजस्थान में करियाहट 12 से प्रवेश करती है और ये पड़िया स्थान के निकट जो लगभग सवाई माधोपुर में बताया जाता है, यहां आकर पार्वती नदी अपना जल चंबल में डाल देती है। परवन नदी मालवा के पठार मध्य प्रदेश से निकलती है, खरीबोर, झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये नदी दोस्तों यहां पलायता स्थान पर कोटा में इस काली सिंध नदी में आके मिल जाती है। काली सिंध नदी बागली गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में ये रायपुर, झालावाड़ से प्रवेश करती है और नानेरा, कोटा में चंबल में मिल जाती है। आहू नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में झालावाड़ के नंदलालपुरा या नंदपुरा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है
और गागरोनगढ़ झालावाड़ में दोस्तों ये जो आमू नदी है ये इस काली सिंध में मिल जाती है। तो मुख्य रूप से दोस्तों यह है चंबल की प्रमुख सहायक नदियां। एक दोस्तों सीप नदी हो गई, एक अन्य नदी का भी ध्यान रखना दोस्तों, कुन्नू नदी। क्या नाम है भाई? कुन्नू नदी। कुन्नू भी दोस्तों चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है जो इधर दाईं ओर से ही आकर इस चंबल नदी में मिलती है। कुन्नू दोस्तों राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। कुन्नू नदी राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है, नहीं एक बार राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में वापस मध्य प्रदेश की ओर चली जाती है और फिर दोस्तों वापस घूम के ये राजस्थान के अंदर आती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, राजस्थान में 2 बार प्रवेश करने वाली चंबल की सहायक नदी कौन सी है भाई? कुन्नू ऐसी चंबल की सहायक नदी है। तो इस प्रकार दोस्तों ये चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल की सहायक नदियों के बाद में पढ़ेंगे दोस्तों अपन अगला जो बिंदु है अपना चंबल नदी के बारे में, वो है दोस्तों चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध। दोस्तों बांधों से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चंबल नदी पर दोस्तों मुख्य रूप से 4 बांध बने हुए हैं भाई। दोस्तों चंबल परियोजना केवल 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाई, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बताइए भाई। दोस्तों चंबल बांध परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है 50:50, यानी 50-50% दोनों की हिस्सेदारी है। तो ध्यान रखना चंबल बांध परियोजना में ये 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है भाई, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है या संयुक्त परियोजना है, तो दोनों में दोस्तों राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 50:50 की है भाई। कितनी प्रकार की हिस्सेदारी है? 50:50 की। दोबारा देखें, चंबल नदी कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? 2 राज्यों की, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश की। इस चंबल बांध परियोजना में दोनों राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है? 50:50। यानी चंबल बांध पर जो 4 बांध बनाए गए हैं उनमें से जितनी भी बिजली उत्पादित होती है, जितने भी दोस्तों सिंचाई का कार्य किया जाता है, उसमें 50% लाभ तो राजस्थान को मिलता है और 50% लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं भाई? 4 बांध बनाए गए हैं। इस प्रकार से देखिए चंबल नदी पर दोस्तों पहला बांध यहां है, ये रहा, ये दोस्तों चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध है भाई। और यह बांध भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है भाई। यहां देखिए थोड़ा यहां स्पेस कम है इसलिए यहां लिख के बता देता हूं, यह बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर में है भाई। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? मंदसौर स्थान पर है। और इस बांध का नाम है दोस्तों गांधी सागर बांध। क्या नाम है भाई? गांधी सागर बांध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। इस चंबल नदी पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए हैं उनमें से एक बांध राजस्थान से बाहर है। कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य के कौन से स्थान पर है? मंदसौर स्थान पर है। और इस बांध का क्या नाम है भाई? इस बांध का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थान पर है। इस बांध को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था वह था दोस्तों विद्युत उत्पादन करना या बिजली का उत्पादन करना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में जो गांधी सागर बांध बना हुआ है उससे राजस्थान में या इस चंबल नदी पर कितनी बिजली का उत्पादन होता है, कितना विद्युत का उत्पादन होता है। इस गांधी सागर बांध से दोस्तों 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है भाई। गांधी सागर बांध से कुल कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पहला बांध तो ये हो गया दोस्तों। चंबल नदी पर बनाया गया जो दूसरा बांध है दोस्तों, वो दूसरा बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। यहां है, ये मध्य प्रदेश में है, बाकी ऊपर वाले जो तीनों बांध है ये राजस्थान में है। इस बांध का नाम है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। स्पेस कम है इसलिए कम से कम शब्दों में लिखूंगा, समझने पर थोड़ा ध्यान देना, कंटेंट मुंह से बोलकर ज्यादा बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अभी यदि मैंने इसको पूरे को साफ कर दिया और यदि मैं दोबारा बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देकर पढ़ ले, आसानी से समझ में आ जाएगा। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको ध्यान दे के पढ़ना है दोस्तों। चंबल नदी पर दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध।
राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है भाई। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। और राणा प्रताप सागर बांध की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दोस्तों यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बताइए। सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। 3 बांधों का विशेष ध्यान रखना है राजस्थान में। एक तो माही बजाज सागर बांध का, जो बांसवाड़ा जिले के बोरकुंड गांव में है। एक ध्यान रखना है जाखम बांध का, जो प्रतापगढ़ जिले के अनोपपुरा गांव या जाखमपुरा गांव में है। और एक ध्यान रखना है राणा प्रताप सागर बांध का, जो चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, यानी इसमें जल की मात्रा सभी बांधों से सबसे ज्यादा है, इसलिए जल भराव के आधार पर सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध को ही माना जाता है। सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, तो उसको राजस्थान का सबसे लंबा बांध कह देते हैं। एग्जैक्ट रूप से तो 3109 मीटर लंबा बांध है, या आप इसे लगभग 3 किलोमीटर बता सकते हैं, या 3000 मीटर भी बता सकते हैं। सबसे ऊंचा बांध हो गया जाखम बांध, जो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में है, 81 मीटर ऊंचा। तो दोस्तों तीनों बांधों के बारे में कंटेंट क्लियर कर लोगे ना? चलो बताओ, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध प्रतापगढ़ में। तीसरा क्वेश्चन, जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है भाई, और ये चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ जिले में है। ये जो आपका राणा प्रताप सागर बांध है दोस्तों, यह बांध लगभग 1100 मीटर लंबा बांध है। कितने मीटर लंबा है? 1100 मीटर लंबा और लगभग 36 मीटर ऊंचा ये बांध माना जाता है। तो ध्यान रखना, ये लंबा बांध नहीं है, ये बड़ा बांध है। जैसे भारत के अंदर गंगा और चंबल नदी के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, या विश्व के अंदर नील नदी और अमेजन नदी के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं, या राजस्थान के अंदर बनास और चंबल नदी के बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी चंबल, भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास, पूर्ण बहाव के आधार पर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, और सबसे लंबी नदी विश्व स्तर पर देखी जाए तो नील नदी, जो अफ्रीका में बहती है। तो राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है दोस्तों, तीसरा बांध देखिए। तीसरा जो प्रमुख बांध है उसका नाम है दोस्तों जवाहर सागर बांध। इस बांध का क्या नाम है भाई? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध दोस्तों राजस्थान के कोटा जिले में है भाई। जवाहर सागर बांध राजस्थान के कौन से जिले में है? कोटा जिले में। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है, यहां ध्यान रखना। जो राणा प्रताप सागर बांध है, यहां पर दोस्तों 43 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं, यानी कुल मिलाकर 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। पूछ लिया जाएगा राणा प्रताप सागर बांध पर राजस्थान में कितनी बिजली का उत्पादन होता है भाई? 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। गांधी सागर बांध से कितनी बिजली का उत्पादन होता है भाई? 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जो जवाहर सागर बांध है, यहां से भी दोस्तों राजस्थान में बिजली का उत्पादन होता है। जवाहर सागर बांध से दोस्तों लगभग 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जवाहर सागर बांध से कितनी बिजली का उत्पादन होता है? 99 मेगावाट उत्पादन का। ये 3 बांध राजस्थान में विद्युत उत्पादन के लिए बनाए गए हैं भाई, जिनमें से 2 राजस्थान में है, एक मध्य प्रदेश में है। एक कोटा में है जवाहर सागर, एक चित्तौड़गढ़ में है राणा प्रताप सागर, और एक मध्य प्रदेश के मंदसौर में है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट बिजली बढ़ती है, राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट बिजली बढ़ती है, यानी 43 मेगावाट की एक इकाई है। तो कुल 4 इकाइयां यहां पर संचालित की जाती है, ये 4 इकाइयां कार्य कर रही हैं। और जो जवाहर सागर बांध है, यहां पर दोस्तों 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एक जो चौथा बांध बच गया दोस्तों, उस चौथे बांध का नाम है, वो भी दोस्तों कोटा में ही है, यहां पर यहीं पर है, और कोटा जिले के नाम पर ही दोस्तों इस बांध का नाम है कोटा बैराज। इस बांध का क्या नाम है भाई? कोटा बैराज बांध है। कोटा बैराज के बारे में विशेष ध्यान रखना, कोटा बैराज राजस्थान का चंबल नदी पर बनाया गया एकमात्र ऐसा बांध है जिससे सिंचाई की जाती है भाई। जिससे क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। पूछ लिया जाएगा कि चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए हैं, उनमें से कौन सा बांध केवल सिंचाई की दृष्टि से बनाया गया या केवल सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया?
तो कोटा जिले का कोटा बैराज बांध, कोटा जिले का कोटा बैराज बांध, चंबल नदी पर कोटा जिले में दो बांध है, एक तो कोटा बैराज जो पूर्णतः सिंचाई के लिए बनाया गया, और एक जवाहर सागर बांध, इससे सिंचाई नहीं होती, इससे 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जो कोटा बैराज बांध है दोस्तों, इस कोटा बैराज बांध से राजस्थान के 12 और कोटा जिले में दोस्तों मुख्य रूप से सिंचाई होती है। पूछ रहे जाए कि कोटा बैराज बांध से मुख्य रूप से राजस्थान के कितने जिलों में सिंचाई होती है? भाई 2 जिलों में सिंचाई होती है, एक तो कोटा में और एक होती है 12 जिले में। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में सिंचाई होती है। कोटा और 12 में दोस्तों इस कोटा बैराज बांध से कुल मिला के 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। कितनी लिफ्ट नहरें निकाली गई है भाई? 8 लिफ्ट नहरें। जैसे उदाहरण के लिए कुछ के मैं आपको नाम बता देता हूं, जैसे गणेशगंज लिफ्ट नहर हो गई, एक हो गई दोस्तों अंता लिफ्ट नहर परियोजना, एक अंता माइनर लिफ्ट नहर परियोजना हो गई, एक हो गई दोस्तों दिगोद लिफ्ट नहर परियोजना, एक पचेल लिफ्ट नहर परियोजना, एक सोरखंड लिफ्ट नहर परियोजना। इस प्रकार से दोस्तों कोटा बैराज बांध से कुल मिलाकर 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए, जिनसे राजस्थान के कोटा और 12 जिलों में सिंचाई होती है। दोबारा देखें, बांधों के बारे में देखें। चंबल नदी पर बनाए गए कुल बांध, चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए हैं। जो चंबल परियोजना है या जो चंबल बांध परियोजना है वो राजस्थान के क्या भारत के कितने राज्यों की परियोजना है? 2 राज्यों की परियोजना है, एक राजस्थान और एक मध्य प्रदेश। चंबल बांध परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बताइए। इस बांध परियोजना में दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी है 50:50, यानी 50% लाभ राजस्थान को और 50% लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। चंबल नदी पर जो 4 बांध बनाए गए हैं वो इस प्रकार से है। पहला बांध मध्य प्रदेश में बनाया गया है भाई, और मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थान पर बनाया गया है। यहां से दोस्तों बिजली उत्पादन होती है और 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। दूसरा बांध दोस्तों ये दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम है। कई सारी एग्जामों में दोस्तों इस क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि चंबल नदी पर बनाए गए बांधों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में जचाइए या दक्षिण से उत्तर के क्रम में जचाइए। सबसे दक्षिण में बांध है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में, इसके जस्ट अगला उत्तर में बांध है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में है राणा प्रताप सागर बांध। इसके आगे वाले दोनों बांध दोस्तों कोटा जिले में है, जिनमें सबसे उत्तर में तो है कोटा बैराज बांध जो पूर्णतः सिंचाई के लिए है, और कोटा बैराज से जस्ट जो दक्षिण वाला बांध है या कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर बांध के बीच में जो बांध है दोस्तों वो जवाहर सागर बांध है, और ये कोटा जिले के दोस्तों बोरावास गांव में है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जवाहर सागर बांध कोटा जिले के कौन से स्थान पर है? बोरावास गांव में यह बांध बनाया गया है। तो चंबल नदी पर बनाए गए इन चारों बांधों में विद्युत का उत्पादन देखें। गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन, राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन। यह आंकड़ा जरूर ध्यान रखना, राणा प्रताप सागर बांध से जो 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, यहां पर कुल 172 मेगावाट उत्पादन करने के लिए कितनी इकाइयां कार्य कर रही है? 4 इकाइयां कार्य कर रही है, और प्रत्येक इकाई 43 मेगावाट की है, इसलिए 43 गुणा 4 कुल मिला के 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कोटा बैराज बांध से बिजली का उत्पादन होता नहीं है, ये सिंचाई के लिए बनाया गया बांध है, और मुख्य रूप से कोटा और 12 में इससे सिंचाई होती है। कोटा और 12 में सिंचाई करने के लिए कोटा बैराज बांध से 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। इस प्रत्येक लिफ्ट नहर के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी आपको जब राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं पढ़ाई जाएगी। जब राजस्थान में सिंचाई परियोजनाएं पढ़ाई जाएगी तब इनके बारे में डिटेल से जानकारी और करवा दी जाएगी। प्रारंभिक जानकारी मैंने आपको दे ही दी है, ठीक है दोस्तों। अब यहां देखें, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है भाई जल भराव की दृष्टि से। यहां से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके लिए? राणा प्रताप सागर बांध से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इसी राणा प्रताप सागर बांध के पास में दोस्तों एक रावत बाटा है भाई। यहाँ चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान है, उसका नाम है भाई रावत बाटा। क्या नाम है इस स्थान का? रावत बाटा। और दोस्तों ये परमाणु बिजली घर है। यहां पर कौन सा बिजली घर है भाई? परमाणु बिजली घर। और ये रावत बाटा परमाणु बिजली घर भारत का पहला परमाणु बिजली घर तो नहीं है, लेकिन ये राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर है।
यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर बताइए, भारत का पहला परमाणु बिजली घर है दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र। कौन सा है भाई? तारापुर महाराष्ट्र। यहां देखिए, इधर बता देता हूं मैं आपको भारत के प्रमुख परमाणु बिजली घर। जैसे भारत का पहला परमाणु बिजली घर है भाई तारापुर, और ये तारापुर महाराष्ट्र राज्य में है। क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया जाता है, तारापुर परमाणु बिजली घर कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। या भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है भाई? तारापुर परमाणु बिजली घर है। भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर कौन सा है? भारत का जो दूसरा परमाणु बिजली घर है उसका नाम है दोस्तों रावत बाठा, और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है भाई। कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। और ये दूसरा जो परमाणु बिजली घर है राजस्थान का रावत बाठा वाला, वो राजस्थान की एग्जाम्स की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से दोस्तों क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं? रावत बाठा परमाणु बिजली घर की स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी भाई। रावत बाठा परमाणु बिजली घर की स्थापना कब की गई थी? 1973 में। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है कि रावत बाठा परमाणु बिजली घर की स्थापना कौन से देश के सहयोग से की गई भाई? यह कनाडा देश के सहयोग से की गई भाई। कौन से देश के सहयोग से की गई थी? कनाडा देश के सहयोग से। चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध के निकट, या जो राणा प्रताप सागर बांध है ये रावत बाठा स्थान पर है, और इसी रावत बाठा स्थान पर दोस्तों परमाणु बिजली घर लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और राजस्थान सरकार के द्वारा मिलकर। इस परमाणु बिजली घर से ही ये 43 गुणा 4 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। परमाणु बिजली घर की यदि अपन बात करें दोस्तों, ये रावत बाठा परमाणु बिजली घर भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर है। भारत का तो दूसरा है, लेकिन राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर है। राजस्थान में दोस्तों ये एक ही परमाणु बिजली घर है, रावत बाठा चित्तौड़गढ़। इसके अलावा दोस्तों दूसरा परमाणु बिजली घर प्रस्तावित है, और दूसरा दोस्तों माही नदी पर बनेगा बांसवाड़ा जिले में। कौन सी नदी पर बनेगा भाई? माही नदी पर बनेगा, बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित है। राजस्थान में दूसरा परमाणु बिजली घर है, जबकि राजस्थान का जो पहला परमाणु बिजली घर है रावत बाठा, ये चित्तौड़गढ़ जिले में रावत बाठा स्थान पर चंबल नदी पर है, और यहां से कुल मिला के 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसी रावत बाठा परमाणु बिजली घर से दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी भाई। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, रावत बाठा परमाणु बिजली घर कौन से देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ये कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ध्यान रखना, कनाडा देश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां तारापुर के बारे में जरूर ध्यान रखना। यदि रावत बाठा भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर है तो पूछा जा सकता है भाई कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? पहला है तारापुर महाराष्ट्र। लेकिन यहां जरूर ध्यान रखना, राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है? रावत बाठा चित्तौड़गढ़। राजस्थान का पहला रावत बाठा, भारत का पहला तारापुर, भारत का दूसरा रावत बाठा। कंसेप्ट क्लियर है ना दोस्तों? इसके अलावा भी दोस्तों भारत में और परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जैसे काकरापार परमाणु बिजली घर गुजरात राज्य में है भाई। काकरापार कहां पर है? गुजरात राज्य में। एक कुडनकुलम पूछ लिया जाएगा, वो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है। एक कलपकम परमाणु बिजली घर कहां पर है? वो भी तमिलनाडु राज्य में है। एक केगा परमाणु बिजली घर है दोस्तों, केगा परमाणु बिजली घर भारत के कर्नाटक राज्य में है। और एक और परमाणु बिजली घर का ध्यान रखना दोस्तों, नरोरा परमाणु बिजली घर है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको आज चंबल नदी के बारे में इतनी जानकारी दी है। आपको मैं ध्यान देने के लिए बता दूं दोस्तों, चंबल नदी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, या जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, यदि तीनों अपवाह तंत्रों का दोस्तों यदि निकाला जाए, ध्यान से पढ़ा जाए, तीनों का विश्लेषण किया जाए, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों चंबल नदी से पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो क्लास में तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा कंटेंट अपने सामने आ गए हैं। और दोस्तों यदि मैं कंटेंट आपके सामने और बढ़ाता गया, या इस वीडियो क्लास में दोस्तों यदि मैं चंबल नदी के बारे में आपको और जानकारी देता रहा, तो दोस्तों आज का जो पूरा मैटर है वो एक साथ क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है या मेरी एडवाइस है कि एक बार आज जो जितना भी पढ़ाया है ना दोस्तों मैंने आपको, उसका स्पेशल रिमार्क जरूर देख लें, यानी एक बार दोस्तों इसका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अपने ये जो नॉलेज है दोस्तों हाथों की हाथ स्थायी हो जाए, या तुरंत याद हो जाए, बार बार हमें रटना ना पड़े या बार बार याद करना ना पड़े। देख लीजिए, एक बार ध्यान दे लीजिए, आज जिन महत्वपूर्ण कंटेंट्स के बारे में देखा गया है वो सारे दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं।
हम पढ़ रहे हैं चंबल नदी। चंबल नदी कल से ही पढ़ रहे हैं। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? जानापा पहाड़ी मध्य प्रदेश से। चंबल नदी का मुहाना क्या है? उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की टोटल लंबाई कितनी है भाई? 1051 किलोमीटर है। चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है भाई? 322 किलोमीटर है। चंबल नदी राजस्थान की कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़ में 84गढ़ स्थान से तो प्रवेश करती है। उसके बाद में ये कोटा और बूंदी की सीमा बढ़ाती है और आगे डांग क्षेत्र में बहती है, यानी धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 6 जिलों में बहती है। करौली को ध्यान रखना, डांग की रानी कहा जाता है। इस चंबल नदी पर सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि का निर्माण होता है, सबसे ज्यादा उत्खात भूमि का निर्माण होता है और सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन का निर्माण होता है। चंबल सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन कोटा जिले में करती है। चंबल सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर में बनाती है और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि दोस्तों कहां पर बनाती है? धौलपुर जिले में बनाती है। आगे देखिए दोस्तों चंबल नदी के बारे में। आज दोस्तों चंबल नदी की अपन सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं चंबल नदी की बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां। बाईं ओर से आकर मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है, जो राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। ये राजसमंद से निकलकर दोस्तों चित्तौड़गढ़ में बहती है, भीलवाड़ा में बहती है, टोंक में बहती है, अजमेर में बहती है और सवाई माधोपुर में चली जाती है। सवाई माधोपुर में दोस्तों रामेश्वरम स्थान पर जाके ये चंबल में मिल जाती है, जहां चंबल और सीप के साथ मिलकर बनास नदी त्रिवेणी संगम में बनाती है। यानी चंबल नदी पर दोस्तों मुख्य रूप से एक त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है और वो रामेश्वरम सवाई माधोपुर स्थान पर देखने को मिलता है, जिसमें चंबल, बनास और सीप ये 3 नदियां देखने को मिलती हैं। बनास राजसमंद से निकल कर आती है और ये जो सीप नदी है दोस्तों मध्य प्रदेश से निकल कर आती है। ध्यान रखना बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है। अब आगे देखिए दोस्तों सहायक नदियों में दाईं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां। दाईं ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में सबसे मुख्य नदी है दोस्तों काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में बागली गांव की पहाड़ियों से होता है। काली सिंध नदी यहां से निकलकर दोस्तों राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जिले के रायपुर स्थान से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और दोस्तों ये गागरोनगढ़ झालावाड़ होती हुई नानेरा कोटा स्थान पे जाके चंबल में मिल जाती है। तो काली सिंध बागली गांव से निकलती है, रायपुर गांव से प्रवेश करती है राजस्थान में और नानेरा कोटा में चंबल में मिल जाती है। इसी काली सिंध नदी में दोस्तों एक आहू नदी आकर मिलती है। आहू नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है। यह राजस्थान में दोस्तों नंदपुरा गांव झालावाड़ से प्रवेश करती है और गागरोनगढ़ झालावाड़ में आके आहू नदी काली सिंध में मिल जाती है। यहाँ एक चीज का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, जहां आहू नदी और काली सिंध मिलती है ना, उसे दोस्तों सामेला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है भाई? सामेला। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान में सामेला किसे कहा जाता है? दोस्तों आहू और काली सिंध नदी जहां मिलती है गागरोनगढ़ में, उस स्थान को सामेला के नाम से जाना जाता है। यह गागरोनगढ़ को ही सामेला कहा जाता है, जहां आहू और काली सिंध नदी का मिलन होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो गागरोनगढ़ जलदुर्ग है वो भी इन दोनों नदियों के संगम स्थल पर ही स्थित है। गागरोनगढ़ राजस्थान में जलदुर्ग का उदाहरण है। बहुत सारे एग्जाम्स में दोस्तों क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि गागरोनगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है, जलदुर्ग है, धानवन दुर्ग है, गिरिदुर्ग है या किस प्रकार का दुर्ग है, मिट्टी का किला है, किस प्रकार का है? तो गागरोनगढ़ एक जलदुर्ग का उदाहरण है, जो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर झालावाड़ जिले में बना हुआ है। और भी राजस्थान में जलदुर्ग है दोस्तों, जिनकी अपन अगली वीडियो क्लास में बात करेंगे। आगे देखें, इसी दोस्तों काली सिंध नदी में एक परवन नदी भी आके मिलती है। परवन नदी का उद्गम मालवा मध्य प्रदेश से होता है। ये नदी खरीब और झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और पलायता कोटा के निकट ये काली सिंध में आके मिल जाती है। इन 3 नदियों के अलावा दोस्तों चंबल की प्रमुख सहायक नदी है पार्वती नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्वती नदी के बारे में पूछा जाता है। पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? सीहोर मध्य प्रदेश से होता है या सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से होता है। राजस्थान में पार्वती नदी करियाहट स्थान जो 12 जिले में है, करियाहट से प्रवेश करती है और ये पड़िया सवाई माधोपुर में पार्वती नदी दोस्तों किसमें मिल जाती है भाई? चंबल नदी में मिल जाती है। एक दोस्तों सीप नदी का भी ध्यान रखना, सीप नदी भी मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और रामेश्वरम में आके चंबल और बनास के साथ त्रिवेणी संगम बनाती है। कुन्नू एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, छोटी नदी है दोस्तों, जो चंबल की सहायक नदी है। यह भी मध्य प्रदेश से ही निकल कर आती है। कुन्नू चंबल की ऐसी सहायक नदी है जो राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है, यानी ये एक बार राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, फिर वापस मध्य प्रदेश की ओर चली जाती है, फिर घूम के दोस्तों वापस राजस्थान में आ जाती है। तो कुन्नू ऐसी नदी है जो एक बार चंबल में या राजस्थान में प्रवेश करने के बाद वापस बाहर जाती है और फिर राजस्थान में आती है, यानी 2 बार राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदी कौन सी है? कुन्नू है, जो चंबल की प्रमुख सहायक नदी है।
इसके अलावा दोस्तों चंबल नदी पर बांधों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चंबल नदी पर कुल मिलाकर कितने बांध बनाए गए हैं। बांधों की परियोजना को दोस्तों बांध परियोजना कहा जाता है। चंबल बांध परियोजना पर मुख्य रूप से 4 बांध बनाए गए हैं और ये जो चंबल बांध परियोजना है ये 2 राज्यों की है, ये राजस्थान की और मध्य प्रदेश की है। ध्यान रखना इसमें गुजरात शामिल नहीं है, इसमें गुजरात शामिल नहीं है। पूछ ले जाए चंबल बांध परियोजना कितने राज्यों की है? 2 की, एक तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की। राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? 50:50। लेकिन यदि आपसे पूछ ले माही बांध परियोजना कितने राज्यों की है? माही बांध परियोजना भी केवल 2 ही राज्यों की है दोस्तों, वह राजस्थान और गुजरात की है। माही बांध परियोजना तो राजस्थान और गुजरात की है, चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश की है। ठीक है दोस्तों, जो माही परियोजना है उसमें राजस्थान और यदि गुजरात की हिस्सेदारी पूछ ले तो राजस्थान की 45 और गुजरात की 55, उसमें हिस्सेदारी है। बहुत सारे एग्जाम्स में दोस्तों ये हिस्सेदारी पूछी जाती है कि माही बांध परियोजना में राजस्थान गुजरात की हिस्सेदारी बताओ। राजस्थान की 45% है और गुजरात की 55% है। चंबल परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बताओ, 50-50 है, 50:50 है। ये 4 बांध इस प्रकार से है। दोस्तों अपन दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं बांधों का क्रम। तो पहला बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। यहां से दोस्तों 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। दूसरा दोस्तों जो बांध है उस बांध का नाम है, कहने का मतलब है उस बांध का नाम है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध। ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। यहाँ 43 मेगावाट की 4 इकाइयां कार्य कर रही है, इसलिए दोस्तों कुल मिलाकर 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। राणा प्रताप सागर बांध जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जो चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है जो बांसवाड़ा जिले में है, बोरखेड़ा गांव पे। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों जाखम बांध जो प्रतापगढ़ जिले में है। चंबल नदी पर तीसरा बांध है दोस्तों जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध से भी बिजली का उत्पादन होता है। ये कोटा जिले के बोरावास गांव में है और यहां से दोस्तों 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। चंबल नदी का दोस्तों चौथा बांध है कोटा बैराज बांध जो राजस्थान के कोटा जिले में है। कोटा बैराज चंबल नदी पर बनाए गए बांधों में से एकमात्र ऐसा बांध है जो दोस्तों मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया है। और कोटा बारा और मध्य प्रदेश में सिंचाई करने के लिए इस कोटा बैराज बांध से दोस्तों 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। कितनी लिफ्ट नहरें? 8 लिफ्ट नहरें। तो पूछा जाएगा एकमात्र ऐसा बांध बताओ चंबल नदी पर बनाए गए बांधों में से जो मुख्यतः सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया, कोटा बैराज बांध। ये जो 4 बांध बनाए गए हैं उनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? ये दोस्तों गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है, ये राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में है। बाकी ये दोस्तों जो 3 बांध है ये राजस्थान में है। एक राणा प्रताप सागर बांध के बारे में जरूर ध्यान रखना। इस राणा प्रताप सागर बांध के पास में ही रावत बाटा स्थान पर दोस्तों राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। ये राजस्थान का तो पहला परमाणु बिजली घर है और भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर है। तो भारत का पहला परमाणु बिजली घर कौन सा है भाई? तारापुर महाराष्ट्र में है। और रावत बाटा भारत का दूसरा परमाणु बिजली घर है। और राजस्थान के हिसाब से देखा जाए तो ये राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर है जो 1973 में बनाया गया और कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर कहां प्रस्तावित है? ये दोस्तों बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित है और ये माही नदी पर बनाया जाएगा। भारत के अन्य परमाणु बिजली घरों के बारे में देखें। नरोरा परमाणु बिजली घर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में है। मैंने पहले गलत बता दिया था, बिहार राज्य में है। नरोरा परमाणु बिजली घर भाई उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरा आगे देख लीजिए, केगा परमाणु बिजली घर कर्नाटक में है। कल्पकम परमाणु बिजली घर तमिलनाडु में है। कुडनकुलम भी दोस्तों तमिलनाडु में है। और एक काकरापार दोस्तों गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। ये भारत की प्रमुख परमाणु बिजली घर है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको चंबल नदी के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की है। तो दोस्तों यदि आपको अपनी वीडियो क्लास अच्छी लगी है, आपको लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यधिक काम में आ सकता है या आपको दोस्तों सफलता दिलाने में मदद कर सकता है, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर अपने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी एनसीबी एजुकेशन हब YouTube चैनल पर। तब के लिए दोस्तों राम राम सा, धन्यवाद।